Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो हम बात कर रहे हैं MSCET के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लीगल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास में आज जो क्वेश्चंस हैं जो वो स्पेशली प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, वो लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं। और एक और चीज़ बता दूं, अब अपने पास टाइम है बहुत ही कम, तो आपको थोड़ा स्पीड 3 गुना करते हुए चलना पड़ेगा। तो आज की इस लीगल जीके की क्लास में मैं बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा। उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारे के सारे आपके टेलीग्राम लिंक पर अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पर भी अपना जो रेगुलर टेस्ट चलता है, टेलीग्राम क्विज जो मैं अपलोड करवाता हूँ, उसमें सारी डिटेल्ड आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। यही मेरा मेन टारगेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट विद इन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है तो पार्लियामेंट उसको कितने टाइम के अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी है? तो वो सही आंसर है सर 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल, बोथ ऑफ देम तो नाइदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंगल सिटीजनशिप के लिए ही बात करता है, ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन, द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्रेसिडेंट का अगर रेजिग्नेशन है तो वो किसके समक्ष पेश किया जाएगा? वो किया जाएगा सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट के सामने। समझ गए पॉइंट को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, उसकी लिमिट्स, उसकी सीमाओं को घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सारा काम किसके हाथ में है? हमारे पार्लियामेंट पावर के हाथ में है। Which of the following qualifications is not essentials for election as a president? प्रेसिडेंट बनने के लिए इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है? सिटीजन, मस्ट बी सिटीजन, नॉट लेस देन 35 years, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इनमें से कौन सा उस पर्सन के लिए होना जरूरी नहीं है? तो देखो सर, 35 ईयर होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, लेकिन वो ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर हो, ये बात कोई जरूरी नहीं है। समझ गए पॉइंट को? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चन अच्छा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आप लोकसभा के ऑलरेडी मेंबर हो, ऐसी कोई कंपल्शन रूल नहीं है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is not a fundamental right? Right to strike, equality, freedom of religion, constitutional remedy। तो सर स्ट्राइक करने का अधिकार कोई हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है। Which one of the following court is responsible for the enforcement of fundamental right? तो इनमें से कौन सा कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दोनों? तो सर दोनों ही कोर्ट जो है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअली 32 में सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्ट पावर है, वो अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, केम इनटू फोर्स, अच्छे समझना बेटा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया? तो वो आया सर 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स हुआ। मेरा यही काम है, ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं, बाकी और डिटेल में अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, जितना हो सके आप क्वेश्चंस पर फोकस करो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, वेरी रिजिड, फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली। तो जी हाँ सर, इसका कुछ पार्ट जो है वो बहुत ही कठोर है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई भी हार्मफुल बात नहीं आएगी, कोई भी ऐसा प्रोविजन आप नहीं बनाएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट अफेक्ट करता हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। The Constitution of India was adopted on November 26, 1949, August 16, 1949, August 14, 1948,
जनवरी 25 1950 अडॉप्शन कब हुआ था, ध्यान से समझना। तो 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया और उसके बाद आपको डेट तो पता ही है, 26 जनवरी 1950 को ये पूरे संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास? पहला कौन सा वो साल था जिसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ? तो वो साल था 1951, 1951। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, अनक्राउंड मोनार्च ऑफ द रिपब्लिक। तो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट जो है वो भारत के लिए भी वर्ड यूज में लिया गया है। क्लियर? चलिए आगे। हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तीसरे तीसरे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे आजाद भारत के? अच्छे से देखना, आजाद भारत के तीसरे, तो सर तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर? ये प्रेसिडेंट थे थर्ड नंबर। फिर बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive terms? दो लगातार टर्म्स के लिए कंटिन्यू, पहली बार चुने गए फिर दूसरी बार फिर चुने गए। तो इनमें से वो कौन है कंटिन्यू चुनकर आने वाले? वो है सर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ बिल्कुल, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए चुनकर आए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का जो संविधान है, वो इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता है। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? इंडिया शैल बी अ थियोरोक्रेटिक स्टेट, shall be a state without religion, state is completely detached from religious affiliations। मतलब किसी भी, मतलब भारत का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, किसी धर्म से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, चलिए। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्पीकर। कह रहा है प्रेसिडेंट जो है वो अपना ओथ ऑफ ऑफिस जो है, अपनी शपथ ग्रहण जो है, वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, किसके सामने ये सेरेमनी है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़िए। हु एक्टेड एज द पीएम ऑफ इंडिया इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर है कि जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में किसको एक्टिंग पीएम बनाया गया था? तो वो है सर गुलजारी लाल नंदा। 13 दिन याद आ रहा है? बिल्कुल, इनको 2 बार 13-13 दिन के लिए बनाया गया एक्टिंग पीएम। व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री? हमारे इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जनरल इलेक्शन 51-52 में हुए थे। पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे आपके? 51-52 में, 1951-52 में। क्लियर? सही है। चलिए आगे है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग, इज अपॉइंटेड बाय द पीएम, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो जो सरकारी कार्यों से संबंधित जो ऑडिट करने वाली पर्सनालिटी है, उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, which is the only Indian state which has the unique distinction on having its own constitution? Only Indian state which has the unique distinction on having its own constitution। कौन सा वो प्रदेश है जिसका खुद का संविधान? तो जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब देखो, इत्तेफाक की बात है 370 नंबर क्वेश्चन, और इसको हटाने के बाद, आर्टिकल 370 का दर्जा खत्म करने के बाद, अब ये एक अलग स्टेट, मतलब अलग संविधान, अलग कानून वाला प्रदेश रहा नहीं, ये भी भारत का पार्ट बन गया। सारे के सारे नियम वही। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, पुरानी नॉलेज भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से पूछकर आ सकते हैं। The head of the state of Jammu and Kashmir was redesignated governor in 1965. Earlier he was known as, कहला
कि 1965 में जम्मू एंड कश्मीर के हेड ऑफ स्टेट को हम गवर्नर बोलने लगे, इससे पहले उसको क्या बोला जाता था? महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, सरदार रियासत या राज प्रमुख, तो उसको बोला जाता था सरदार रियासत। समझ गए? 1965 से पहले, 65 के बाद तो हमने उनको गवर्नर बोलना शुरू कर दिया। The final authority to make a proclamation of emergency rest with the सब, अगर किसी पर इंडिया में किसी स्टेट में किसी प्रदेश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो फाइनल प्रोक्लेमेशन, फाइनल आवाज किसकी आनी जरूरी है? तो वो है सर प्रेसिडेंट की। मतलब प्रेसिडेंट की फाइनली मुहर लगनी जरूरी है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में अब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। Judges of High Court are appointed by Chief Justice of High Courts, गवर्नर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर। हाई कोर्ट के जज जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो है सर प्रेसिडेंट सर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। When the office of president and vice president fall vacant simultaneously, who act as the president? क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस साथ साथ वैकेंट हो जाए, दोनों को किसी सिचुएशन में अपना अपना पद त्यागना पड़ जाए, तो प्रेसिडेंट के लिए कौन एलिजिबल होगा? तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होगा वो उस टाइम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI जो है वो आपके प्रेसिडेंट बनेंगे। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी। स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपने ही ऑफिस से निकाला जा सकता है। कौन निकाल सकता है? इतनी ताकत कौन रखता है? The President, Prime Minister vote for no confidence passed by both House of Parliament. Vote of the no confidence passed by the Lok Sabha. लोकसभा के स्पीकर को निकालना है तो लोकसभा के ही सारे लोग नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास कर दें, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें उस लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, तो उनको वहां अपने पद से त्यागना पड़ेगा। In which one of the following state it is constitutionally obligatory for the state to have a separate minister for tribal welfare? किन स्टेट के लिए सेपरेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मांग किया गया? तो इन सभी के लिए, झारखंड, उड़ीसा, MP और एक बिहार, इन सभी के लिए सेपरेट वेलफेयर मिनिस्टर की प्रबंध की जांच की गई, मांग की गई। फिर है पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन। पंचायती राज जो है वो भारत में कब लागू किया गया? तो वो है सर 1959। और पहला जो राज्य बना जहां पर पंचायती राज का सारा ये शुरुआत हुई, वो पहला राज्य राजस्थान था। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात। जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान जो है वो पंचायती राज का पहला सिस्टम वहां कम्युनिकेट किया गया। द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हेडेड बाय बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता, जगजीवन राम या श्रीमन नारायण। तो इनमें से कौन उस कमिटी को हेड कर रहे थे? तो वो थे सर बलवंत राय मेहता। अगला है व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार भारत के इतिहास में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कब की गई? अक्टूबर 1962 को। हाँ, वॉर वाली सिचुएशन
समझ गए दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, बट द टर्म कैन एक्सटेंड बाय अ ईयर बाय पार्लियामेंट इन अ नेशनल इमरजेंसी। तो ये कह रहा है कि भाई 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लेकिन उन लोगों की टर्म को कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में? 1, ठीक है, सिर्फ 1 साल। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या है? तो वो है सर 5 साल। अगला, विच इंडियन स्टेट रिमेन एन एसोसिएट स्टेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर इट वॉज रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहले कुछ समय के लिए एसोसिएट स्टेट के दर्जे में रहा? तो वो है सर सिक्किम। बाद में उसको पूरी संपूर्णतया स्टेट का दर्जा मिला। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, उनका टाइम पीरियड क्या है? उनके ऑफिस को वो कितने टाइम तक कंटिन्यू होल्ड करते हैं? तो उनका टर्म है सर 6 साल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट, मतलब ये 2009 की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ओनली 6 स्टेट्स हैव 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइंड द ऑड वन आउट। 6 स्टेट जो है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है 2009 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, और इनमें से ऑड वन आउट बताना है जो उसका हिस्सा नहीं है। तो बिहार, JNK, कर्नाटका ये सब है, लेकिन केरला उसका हिस्सा नहीं था। 2009 की गिनती। Which among the following state return the maximum members or representative to the Lok Sabha? MP, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। कौन इनमें से कौन वो स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा को अपने MP रिप्रेजेंट किए, अपने मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए? तो बताइए दोस्तों, तो वो है उत्तर प्रदेश। The concept of welfare state finds elaboration in the welfare state जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? बहुत आसान सा जवाब है, देखिए प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, ड्यूटीज में, या DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट मिलने वाला है। The Sarkaria Commission was set up to examine center-state relation, inter-state relation, the working of public sector undertaking, the dispute relating to sharing of Kaure waters. तो सरकारिया कमीशन का गठन क्यों किया गया? सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए। The lengthiest amendment dubbed as a mini constitution by some political pundits to the constitution UI date is the, तो ये कह रहा है सबसे आज तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कई लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो निम्न में से कौन सा है? वो है सर 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन अधिनियम, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज GV मावलनकर। जी हाँ, ये अपने स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रथम थे, पहले थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउ अ फुल फ्लैज स्टेट? अब जो है वो फुल फ्लैज स्टेट है। तो यही बात हमने पहले भी पढ़ी थी, सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, फिर कुछ सालों के बाद उसको पूरी तरह के संपूर्ण तरीके से स्टेट बनाया गया। ये देखिए, it is the responsibility of fill in the blank to decide the dispute arising between two states or between the center and state, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो किसकी जिम्मेदारी है कि इन दोनों दो स्टेट के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन डिसाइड करेगा? तो सर देखो, जजमेंटल पावर जो है, डिसाइड लेने की पावर, डिसीजन लेने की पावर, वो हमेशा किसके पास रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। Which of the following are political sovereign in democratic country? Ruling, opposition, parliament या लोग? पॉलिटिकल सोवेन कौन है हमारे भारत में? तो वो है हमारे लोग। लोग नहीं, जनता नहीं, तो ना कोई पार्टी, ना कोई इलेक्शन, ना ही कोई सरकार। The chairman of Union Public Service Commission UPSC is appointed by
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या होम मिनिस्टर। चेयरपर्सन जो है इस कमीशन का कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर। The Constitution of India provides that the three constituents of Indian Parliament are the Lok Sabha, Rajya Sabha and the President। तीन जो स्तंभ हैं, पिलर है हमारे संविधान के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन स्तंभ हैं। The Chief Justice or other judges of the Supreme Court after retirement or removal are not permitted to plead or act in a court other than Supreme before any authority within the territory of India, inside, outside India, other than the state high court। तो ये कह रहा है CJI है, चीफ जस्टिस है या दूसरे जजेस है सुप्रीम कोर्ट से, जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के सामने किसी भी कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी और का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जाएगा। President of India appoint the Chief Election Commissioner but cannot remove from the office except by special procedure laid down in the Constitution। This procedure is the same as the one prescribed for the removal of the। क्या कह रहा है? इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन उसका रिमूवल इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका रिमूवल उसी प्रोसीजर के थ्रू होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही इसका भी रिमूवल किया जाएगा। The main purpose behind the inclusion of the directive principle of state policy in the Indian Constitution is establish a welfare state, secular state, check the arbitrary action of the government, provide the best opportunity to development of the citizen। तो ये welfare of state के लिए ये सारे provisions इसमें डाले गए DPSP के powers। स्टेट गवर्नर्स, स्टेट के जो गवर्नर्स हैं वो कौन है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट। बिल्कुल ठीक है, ये हैं आपके स्टेट गवर्नर्स का मुख्य काम। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है पहले से, तो अगर उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है तो उसको कितने समय के भीतर 6 महीनों के अंदर उसको मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस, दोनों, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से, अपर और लोअर हाउस दोनों में से किसी में भी उसको अपने आप को एज अ मेंबर रजिस्टर्ड करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। यहाँ तक सही है ना? 50 क्वेश्चन हो गए भाई, एक स्पीड में चले तो देख लो, टाइम नहीं लगता है कोई भी, अभी हो जाएंगे 50 और, उम्मीद है मुझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय अ स्टेट गवर्नर आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ। ऑर्डिनेंस जो स्टेट गवर्नर इश्यू करते हैं उसकी अप्रूवल चाहिए, कि कौन देगा? स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, सीधा सिंपल है, यही स्टेट गवर्नर ने कोई दिया है तो इनकी अप्रूवल जरूरत है। पीएम ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द यूनियन पार्लियामेंट, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का चेहरा नहीं देखा? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा, हाँ ये है चरण सिंह जी जो हैं, जो पीएम तो बने लेकिन कभी पार्लियामेंट नहीं जा पाए। बिल्कुल ठीक। द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ अमेंड द फंडामेंटल राइट इज द,
कौन है जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। यूनियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई ऐसा लॉ बना सकती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को सारी तरीके से कवर अप करने के बाद उसको लागू किया जाए तो वो काम भी पॉसिबल है, हालांकि इनको राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वीटो पावर? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर है? यस, इनके पास है। ऑफिस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुरी, कन्वेंशनल या हिस्टोरिकल बेसिस। क्या बेसिस है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। पीएम जो है वो फेस है इंडिया की। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेस्ट विथ। रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेस्ट विथ, किसके पास रेस्ट रहेगी? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में। पीएम हेड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट किसी के पास भी नहीं है, जिसके पास मिनिस्टर्स का सपोर्ट उसी की पावर। The theory of basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in the केशवानंद भारती केस, जिसमें ये प्रोपाउंड किया गया था कि हमारे संविधान का जो एक मूलभूत ढांचा है उसमें बदलाव किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक नहीं किया जाएगा, मतलब वो बदलाव कभी आप नहीं कर सकते। Which are the following नॉट अ ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी नहीं है? वो ये रही सर, एडिकेट कैंपेन फंड फॉर द कैंडिडेट। बाकी सब काम इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन कैंडिडेट्स को पैसा देता है क्या, सप्लाई देता है क्या, पैसा खर्च करता है क्या? नहीं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंप्लाइज अ राइट टू वोट टू ऑल रेजिडेंट, अडल्ट सिटीजन, अडल्ट मेल सिटीजन। तो ये जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एम्प्लाइज अ राइट टू वोट टू ऑल, ये किसको बात करता है? अडल्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो वोट देने के काबिल हैं। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है ऑफिशियल जो लैंग्वेज, वो बोलते कश्मीरी हैं, लेकिन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है वो है उर्दू। The framers of constitution decide to give importance to Panchayati Raj and direct the state take step to organize village panchayat as units or self government under article। कौन से आर्टिकल में पंचायती राज की गरिमा को बनाए रखते हुए ये सारी चीजें बली गई? तो वो था सर हमारा आर्टिकल नंबर 40। द पीएम इज जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, या फिर दोनों में से किसी का भी, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पीएम जो है वो इनमें से कौन सा? तो वो सर लोकसभा के ही जनरली मेंबर होते हैं। The Supreme Court functions from New Delhi, but it can sit elsewhere if majority of the judges of the court so decide, approval of the president, approval of the parliament at the specific request of the state high court। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य ब्रांच तो दिल्ली में होगी, लेकिन ये जहाँ चाहे अपनी ब्रांच लगवा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिले कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो जी हाँ, वहां पर भी एक ब्रांच, एक बेंच जो है वो बैठ सकती है। Preamble to the Constitution define the 4 objective of the Indian Republic. Find the odd one out। 4 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे प्रियम्बल में, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी ऑब्जेक्टिव जो इस क्वेश्चन में है वो नहीं है? तो हार्मनी नाम की ऐसा कोई भी वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में यूज नहीं किया गया है। The representation of the People's Act was passed by the Parliament in। Representation of the People's Act, कुछ नाम याद आ रहा, सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, यही अभी वो चल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मतलब ये वो लोग हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, वही है ये एक्ट है। बिल्कुल सही जा रहे बेटा। तो ये 1951 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। Which one or the following state does not have a legislative council so far even though the constitution provide for it? कह रहा है कौन से ऐसे स्टेट राज्य हैं जिसमें अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन थो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मौका दिया, प्रोवाइड्स किया, लेकिन अभी भी उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है।
तो वो है अभी भी एमपी, मध्य प्रदेश। परिषद नहीं है, विधान परिषद। In the case or a dispute in the presidential election, the issue is referred to. Presidential election का अगर कोई केस इश्यू बन जाता है तो वो इश्यू किसको रेफर्ड किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। जहां जजमेंट की बात आएगी, लैंड ऑफ अपेक्स। The President of India enjoys the same constitutional authority as the British monarch, President of USA, President of Myanmar, British Prime Minister. तो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसी तरीके से सारी पावर एंजॉय करेंगे जैसे कि ब्रिटिशर्स के जो ताज हैं, जो राजा हैं, जो रानी हैं, उनको जो एंजॉय है, क्योंकि हमारा पूरा उन्हीं की गुलामी के बाद से आज़ाद हुआ तो उन्हीं का कल्चर फॉलो किया गया। What are the powers of Rajya Sabha regarding money bills? Can amend them, can reject, can withhold them for 14 days to make recommendation. बस यही है। 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। कितना? 14 दिन के अंदर अंदर उनको ये जवाब भेजना पड़ेगा लोकसभा के पास, और उनकी रिकमेंडेशन को मानना या नहीं मानना ये लोकसभा के हाथ में है। इनके पास कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है। If President dies or resign or otherwise incapacitated, and as a result the president office become vacant, the vice president will act as the president only for a maximum of 6 months, सिर्फ 6 महीने। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है किसी भी कारण से, और अगर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को ये ऑफिस संभालना पड़ता है तो 6 महीने का ही मैक्सिमम टाइम होता है। Whenever the Lok Sabha is dissolved, does not vacate his office until immediately before the first meeting of house after the dissolution. जब कभी भी लोकसभा भंग होगी तो वो अपना ऑफिस वैकेंट नहीं करेंगे, तो वो है किसका? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद जो उस हाउस की, चाहे वो लोकसभा की पहली मीटिंग होगी ना, वहीं पर अपना वैकेंसी, जब तक अपना वो ऑफिस वैकेंट नहीं करेंगे। तो वो पर्सन कौन है? वो है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो अपनी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। Who among the following had the longest tenure as the president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा, लगभग 12 साल और कुछ दिनों का टेन्योर था इनका, जो सबसे लंबे टाइम का टेन्योर है। Who among the following had the shortest tenure as a prime minister of India? सबसे छोटे समय के लिए पीएम जो चुने गए वो भी थे चरण सिंह। A constitution can be developed through amendment, custom and uses, judicial interpretation, all of three. तो कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलपमेंट किया जा सकता है इन सभी चीजों से, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। The Indian Army general who had earned the सोब्रिकेट स्पैरो, तो कौन थे वो जिनको सोब्रिकेट स्पैरो, एक निशानेबाज चिड़िया का लकब दिया गया? मतलब ये इनका एक नाम के पीछे इनके सम्मान में जोड़ा गया, तो वो थे राजेंद्र सिंह। The question of disqualification of member of state legislature shall be decided by the governor after consultation with। क्या कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालिफाइड किया जा रहा है तो गवर्नर उसका डिसीजन लेंगे किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के, जो इलेक्शन कमीशन का जो आफ्टर कंसल्ट, इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के बाद में उसके साथ में। Before 1956, the present Kerala state was known as Travancore, Cochin या मलाबार। तो अभी जो केरला है 56 से पहले उसको क्या नाम से जाना जाता था? तो वो है ट्रावेनकोर, कोचिन। The first linguistic state born in 1953 was Andhra, सौराष्ट्र, गुजरात या महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर 1953 में पहली बार एक राज्य अलग हुआ, उसको भाषा के आधार पर दर्जा मिला। वो कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। The Speaker of Lok Sabha will address his letter of resignation to the Speaker of Lok Sabha जो है वो अपना रेजिग्नेशन का लेटर किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे?
डेप्यूटी स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आर्टिकल 1 of the Constitution states that India, that is Bharat, shall be Dominion, Federation, कॉन्ग्लोमरेटेशन या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। प्रीएम्बल में पहला जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव इन द लोकसभा? पहली बार लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया? तो वो था सर 1963, 1963। When the Supreme Court was inaugurated in 1950, how many judges were there in the court, including the Chief Justice? तो टोटल कितने थे? 8 थे। एक तो चीफ जस्टिस खुद और उसके अलावा 7 मेंबर और, ठीक है, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड हुआ। A judge of the Supreme Court can be removed from his position only on a ground of, क्या एक जज को किस प्रकार रिमूव किया जा सकता है? मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के बिहेवियर पर। सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ, उनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 65 वर्ष। देखो जितना हो सके स्पीड में चलना हो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करा सको। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट ड्यूरिंग इंटरनल एक्सटर्नल व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर लगे वहां पर प्रेसिडेंट का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। द नेशनल, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग समझते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, नहीं वो नहीं है। पॉइंट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाना। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय द, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन था, कौन होंगे? तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ द राज्यसभा रिजेक्ट अ मनी बिल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? राज्यसभा ने मनी बिल क्या किया है? ध्यान से समझना, अच्छे से पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, मैंने पहले ही कहा था 14 दिन में रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा। लोकसभा की मर्जी होगी तो आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। द राज्यसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी एवरी 5 years, नेवर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कभी खत्म नहीं होती सर, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं उनके, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। India, according to the preamble to Constitution, sovereign, secular, democratic, sovereign, socialist, secular, democratic republic, sovereign, secular, socialist और democracy। तो इसमें से preamble के अकॉर्डिंग कौन से लफ्ज हैं? SSSDR, sovereign, socialist, secular, democratic और republic। Some of the members of the Union Cabinet are members of the Council of State. Their collective responsibility is to, क्या कह रहा है? Member of the Union Cabinet are member of the Council of State. उनकी collective responsibility क्या है? Council, House of the People, both the House, neither. उनकी क्या responsibility आपके सामने है? तो वो है House of the People. For moving a resolution to remove the speaker from his office, a prior notice at least, कितने दिन पहले का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा? अगर स्पीकर को रिमूव करने का कोई मोशन आप लाना चाहते हो, 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। Which general election in India was spread over a period of 100 days? कौन सा जनरल इलेक्शन जो है वो लगभग 100 दिन तक चला था? तो वो चला था सर आपका पहला जनरल इलेक्शन, है 50-51 वाला। The ultimate interpreter and guardian of the Indian Constitution is President, लोकसभा, राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा संविधान का पहला और अल्टीमेट रक्षक है। In which year was the Supreme Court of India established? 1950। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक। उसके बाद में द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट। फिर से वही आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ही तो पावर दिया गया ना कि आप सभी के संविधान के अधिकारों की रक्षा करोगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ लीगल एडवाइस टू द स्टेट, एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ही इज नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट प्लीडर। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइजर दिया, तो वो लीगल एडवाइजर कौन होता है? वो होता है आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द कंट्री, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। अब यार एडवोकेट जनरल किससे रिलेट होता है? स्टेट का, तो एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट, उसी स्टेट में।
The governor may nominate one or more members of the certain community as member of the state legislative assembly. Governor कर सकते हैं. If no member of that community seeks election to the assembly, name of the community. Parsis, Jains, Anglo-Indians, ये रहे, है ना. अब ये कंसेप्ट भी खत्म हो गया उसके बाद. ठीक है ना. गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं certain community as a member of a state legislative assembly if no member of that community seeks election to the assembly. Name of the community. इनका इसका थोड़ा लिटिल बिट जेन्स होगा, देख लेना. ठीक है. एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्ट. हाई कोर्ट का हर एक जज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद उनके साथ ही अपॉइंट होगा. तो वो है चीफ जस्टिस, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट. बिल्कुल सही, सारे के सारे प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद. इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होने चाहिए उसमें? तो वो है सर 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बाद में. क्लियर? ठीक है. देखिए एक बार. चलिए तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप? ये देखिए. चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. क्या कहता है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ हाई कोर्ट्स. कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अलग अलग स्टेट की जो हाई कोर्ट के टेरिटोरीज में आती है? तो वो है 6 यूटीज हैं. 6 यूटीज है वहां. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इज द लोकेटेड इन जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर या बोथ ए एंड बी. तो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहां है? तो सर वो जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है. तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है आपका. द हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज लोकेटेड इन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या मेरठ. तो वो कहां है सर? वो है इलाहाबाद. जबकि प्रयागराज जो अभी लेटेस्ट नाम है. ठीक है. The separation of the judiciary from the executive is envisaged in the. तो ये कह रहा है कि हमारा संविधान कहता है कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था से अलग है, जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है. ये किस में कहां पर है? ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है. The total number of members in a legislative council of the state shall in no case be less than. तो legislative council of a state संविधान राज्य की काउंसिल्स में इससे कम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होने चाहिए. वो कितने हैं? तो वो है 40. 40 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए. The Union Parliament has the power to rename or define the boundary of a state by amendment of the Constitution, securing the consent of the PM, securing the consent of the Chief Minister of the state, securing the consent of the concerned state legislature. तो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है या उसकी बाउंड्री को कम या ज्यादा कर सकती है. ये जो पावर है किसके थ्रू? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है. आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? देखिए. विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस नॉट रिकॉग्नाइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल या शेड्यूल्ड लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया? तो वो है सर पाली. अभी तक इसको नहीं किया गया. The Official Language Commission is responsible to. Official Language Commission किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? तो वो प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होंगे. The UTs get representation. यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो किसके थ्रू इनको मिलते हैं? तो ये इन द लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, राज्यसभा बट नॉट इन द लोकसभा, नाइदर इन द लोकसभा नर इन द राज्यसभा, इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. बिल्कुल सही. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही यूटी के रिप्रेजेंटेशन होते हैं.
हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था तो उस टाइम में कितने शेड्यूल थे? तो वो थे सर 8। The President of India is elected by people of India, Lok Sabha और राज्य सभा at the joint sitting, Union Cabinet, indirect election but an electoral collage। तो किसके थ्रू प्रेसिडेंट का चुनाव होता है? तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू ये चुनाव किया जाता है। The Attorney General for India does not have the right to attend the parliament session, attend parliamentary committee, take part in the proceeding of the parliamentary committee by expressing या vote in the parliament। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है, ऑफ इंडिया जो है, वो उसके पास में किस तरीके का राइट नहीं होता? तो वो सब कुछ कर सकता है, पार्लियामेंट्री सेशन में आ सकता है, कमेटी में आ सकता है, वो प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बस वो वोट नहीं कर सकता। Which of the following is not a salient feature of Indian Constitution? A parliamentary form of government, sovereign democratic republic, DP, DSP, a federal polity akin to the American model। कौन सा इनमें से salient feature इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? तो सर फेडरल पॉलिटी हमने अमेरिकन मॉडल की कॉपी नहीं की है। Which of the following is not a part of the preamble to the constitution? Socialism, secularism, federalism, sovereign democratic republic। कौन सा पार्ट नहीं है? तो सर ये फेडरलिज्म हमारा पार्ट नहीं है। The type of government adopted by the Indian constitution is aristocracy, ओलिगार्ची, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। तो हमारे यहाँ पर किस प्रकार की गवर्नमेंट है? तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लोअर हाउस, अपर हाउस। Which one of the following has been wrongly listed as a qualification for the election of President of India? Wrongly listed मतलब इनमें से वो गलत है। सिटीजन होना चाहिए, 35 years, must be qualified for election to राज्य सभा, must not hold any office of profit under the government of India और ऐसे, तो must be qualified for election to राज्य सभा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर आपको क्या सही लग रहा है? ये कि सर उसकी राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा के मेंबर हो। President of India can be removed from office by impeachment for violation of constitution, failure to follow the advice given by the Supreme Court, failure to pay income tax या contempt of court। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है सर? सिर्फ एक ही केस में, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो तभी। Who among the following was elected as the President of India unopposed? बिना किसी, निर्विवाद, इनमें से किन को भारत का प्रेसिडेंट चुना गया था? तो वो है सर नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ा, कोई अपोजिशन नहीं था। Which one of the following has not been created by the Constitution? यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन या प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन जैसी कोई भी चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं तैयार की गई है। Who among the following can preside over a joint sitting of the two houses of the Indian Parliament? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? Who among following can preside over a joint sitting of two house of the Indian Parliament? दोनों इंडियन पार्लियामेंट का हाउसेस बीच में जॉइंट सिटिंग किसकी है? तो वो है सर स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बातों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। Which one of the following is not one of the qualification for appointment of the judges of the Supreme Court? कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है? The person must be a citizen, the person should have attained the age of 45, the person must be a distinct jurist or must have been a high court judge for at least 5 years or advocate for high court for at least 10 years, the person should not have attained the age of 65। तो सर देखो ये बी पॉइंट है ना, इसमें ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसकी उम्र कम से कम 45 होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी सारों उसको ये सब बातें माननी ही पड़ेगी। How many languages have been originally listed in the 8th schedule of Constitution of India? मतलब जो 8th शेड्यूल था ओरिजिनल में जब शुरुआत थी तो कितनी लैंग्वेज को कोडिफाइड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो था स्टार्टिंग में 14 और अब ये है 25। Which one of the following is
not correct with regard to the powers of president. He is the supreme commander. He can declare war. He present the annual defense budget before parliament. गलत. तो वो बजट मिनिस्टर का काम है सर, उसका काम प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि वो बजट पेश करे पार्लियामेंट के सेशन में. Who among the following has the exclusive power to grant pardon in case of death? सिर्फ एक ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि किसी की मौत को माफी दिया जा सके. The provision for organizing village panchayat exists in the preamble, chapter on fundamental right, chapter on DPDSP. तो जी हाँ सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये प्रोविजंस हैं कि आपके पंचायती राज का सिस्टम लागू किया जाए. A bill presented in a parliament become an act after passed by the both house and assented by the president, passed by the both house and assented to by the prime minister. The speaker assent, the prime minister and the speaker have signed the bill. तो वो बिल जो है वो भारत का एक्ट कानून कब बनता है? तो जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपनी मोहर लगा दे और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उसकी असेंट दे दे, तब वो जाकर कहीं पर एक्ट बनता है. Which of the two words among the following were added to the preamble to the Constitution of India by the Constitution 42nd 42वें अमेंडमेंट के बाद में दो शब्द कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं? तो वो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. According to Article 1 of the Constitution of India, India that is Bharat shall be a federation, India shall be a federal republic, India that is Bharat shall be a union of state. ये है अपने प्रियम्बल का पार्ट. प्रियम्बल के आर्टिकल 1 की लैंग्वेज जो है उसमें स्टेट क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है. क्लियर? यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है. Who among the following has the power to summon or prorogue both the House of Parliament, President, Prime Minister, Speaker या Chairman? तो इनमें से कौन है जिसके पास ये ताकत है कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को समन कर सके, इंगित कर सके? तो वो है हमारे प्रेसिडेंट. Which one of the following committee examined the report of Comptroller Auditor General of India? Committee of Estimates, Committee of Public Accounts, Joint Select Committee या Rules Committee? Which one of the following committees examine the report of CAG? CAG की रिपोर्ट कौन एग्जामिन करेगा? तो ये है Public Accounts Department. Who among the following can be rightly called the guardian of public purse in India? पब्लिक का पर्स क्या है? कौन गार्जियन है? पब्लिक के पैसे का प्रोटेक्टर कौन है? तो वो तो हमारा कैग है ना सर. ये रहा, यही तो है. कोई भी सरकारी कंपनी है जिसमें से पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसकी ऑडिट करना, उसकी जांच पड़ताल करना किसका काम है? कैग का काम है. Which one of the following was introduced by the Constitution? Uniform Civil Code, Universal Adult Suffrage, Separate Electorate for Women, Separate Electorate for Muslims. तो यहाँ पर हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो किया गया यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. एक पर्टिकुलर एज डिसाइड की गई थी वोटिंग के लिए. द अपर एज लिमिट फॉर रिमेनिंग अ प्रेसिडेंट इन इंडिया है. अपर एज क्या है कि प्रेसिडेंट बनने की आखिरी क्या है? सर प्रेसिडेंट के लिए कोई एज लिमिट, अपर एज लिमिट फिक्स ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जज का है, इसका नहीं है. स्पीकर प्रोटम ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय. स्पीकर प्रोटम ऑफ द लोकसभा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. आउटगोइंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन इसको अपॉइंट करने वाला है? बताइए दोस्तों. तो ये अपॉइंट करेंगे इसको, लोकसभा के स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. Which of the following has the power to inquire into the proceeding of any house or the state legislature? इनमें से किसके पास में पावर है कि किसी की भी इंक्वायरी की जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जा सके? तो सर किसी के पास भी इनमें से ये पावर नहीं है. A device to obtain the opinion
of people on an important public issue when that issue has not been passed by the legislature of the state is known as plebiscite, referendum और self determination और mandate। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम पब्लिक की पीपल की ओपिनियन पा सके जबकि वो पब्लिक इश्यू ही है, जबकि ऐसा इश्यू अभी तक लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में पास नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं प्लेबिसाइट्स। The salary and perks of the President of India are determined by the PM, Supreme Court, Central Cabinet, Union Parliament. पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनके सैलरी और इनके पर्क्स, इनके भत्ते वगैरह। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड बाय द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट या कन्वेजन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है वो किसके द्वारा दिया गया? फंडामेंटल राइट। फ्रीडम कोई भी हो तो वो फंडामेंटल राइट में आएगा। The absolute minimum number of times that parliament must meet every year, कम से कम एक साल में पार्लियामेंट का कितनी बार सेशन होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार, कम से कम 2 सेशन। लेट द नेशंस फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, किस पर्टिकुलर पर्सन ने पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाकर अपना लोहा मनवाया था? तो वो थे मोरारजी देसाई। In the Indian political system, supremacy lies with armed constitution, parliament या supreme court। सबसे हाई पावर किसको माना गया है? तो वो है हमारा भारतीय संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं है। Who among the formal RBI governors was presidential candidate in 1969? PC भट्टाचार्य, HVR Iyengar, DRIG पटेल और डॉक्टर CD देशमुख। इनमें से फॉर्मल आरबीआई के गवर्नर वाज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1969। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे तो वो थे सर डॉक्टर CD देशमुख। The question whether Indian citizen had acquired the citizenship of foreign country is determined by central government, Supreme Court, Attorney General और President of India। ये क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजन हैड अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, इंडिया का सिटीजन किसी और फॉरेन की कंट्री की सिटीजनशिप ले चुका है, इस क्वेश्चन को डिटरमाइन किसके थ्रू किया जाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसके हाथ में है इसका आंसर देना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सच्चाई क्या नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट लायबल फॉर द इम्पीचमेंट, द प्रेसिडेंट डज नॉट प्रेसिडेंट, द स्पीकर डज नॉट स्पीक, द गवर्नर डज नॉट गवर्न। बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सी बात सच नहीं है? तो सर द वाइस प्रेसिडेंट इज लायबल फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, चलिए। व्हाट इज कॉमन टू ब्रिटेन, इजराइल एंड न्यूजीलैंड? इनमें से क्या चीज जो है वो इन सभी के लिए कॉमन मानी जाएगी? ध्यान से समझना, जो इन सभी के लिए कॉमन है। ऑल 3 कंट्रीज आर मोनार्च, ऑल 3 आर आइसलैंड नेशंस, दे हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड इन सभी के पास में अपने खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। द फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एडेड अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द, पहली बार जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया तो उसमें एक शेड्यूल जोड़ा गया। वो शेड्यूल जो है वो कितने नंबर पर था? तो वो 9th था, क्योंकि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 8 ही शेड्यूल थे। The contingency fund of India has been placed at the disposal of Prime Minister, President, Controller and Auditor General of India और Home Ministry। कंटीजेंसी जो फंड है, इमरजेंसी जो फंड है, वो किसके कहने पर खर्च किया जाएगा? तो वो प्रेसिडेंट के पावर में है, वही उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। The Constitution of India provides bicameral legislature in all the state, unicameral legislature in some and some in a bicameral, a committee of member of parliament to decide the issue of bicameralism। तो ये है ड्यूल सिस्टम है या यूनिकैमरल्स है। तो आपको इसका आंसर देना है कि इस पर्टिकुलर केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है? तो वो कहता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन सम एंड बायकैमरल लेजिस्लेचर इन अदर। कहीं पर तो पूरी संपूर्णतया और कहीं पर कुछ 2 भागों में बटा हुआ। The members of Union Public Service Commission are elected by the people, Union Parliament appointed by the President, appointed by the Home Ministry। तो ये जो यूनियन UPSC के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उनको अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा बेसिक फीचर नहीं है। हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, सब कुछ है। और इस पूरे एमएससीटी का आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि हमने वादा किया था 501 क्वेश्चन पूरे होंगे। द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस अमंग द फॉलोइंग इज द, दोनों में से कौन सा पावरफुल हाउस है? तो वो क्या है? राज्यसभा इंडिया की, सेनेट इन द यूएसए, हाउस ऑफ द लॉर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, काउंसिल ऑफ द स्टेट इन स्विट्जरलैंड। तो सर ये यूएसए का सेनेट जो है वो वाकई में इन चारों में से एक बड़ा और पावरफुल एलिमेंट माना गया है। तो देखिए दोस्तों, 501 एमएससीटी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए मेरा वादा था, जिसमें से 350 क्वेश्चन प्रिंसिपल फैक्ट वाले करवाए हैं, और उसके बाद में लीगल जीके के हमने आपको 151 क्वेश्चन करवाकर अपना वादा पूरा किया। लेकिन अभी भी आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो चिंता मत करो, कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा जिससे आपके एग्जाम के पेपर में चार चांद लग जाएंगे। तो मिलते हैं उसी तरीके के कुछ अनाउंसमेंट का वेट कीजिएगा, हम जरूर लौट कर आएंगे। तब तक लेटर बाय बाय, सी या।